नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज चर्चा करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक पर। लोकसभा में परसों ये पास हो गया, कल राज्यसभा में पास हो गया। देर रात तक, आधी रात के बाद तक भी चर्चा चलती रही, लेकिन घमासान अभी भी थमा नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल भी कर दी गई है इस विधेयक के खिलाफ। अब तो औपचारिकता बची है, ये कानून बनना तय है, लेकिन राजनीतिक घमासान भी है और अदालती खींचतान भी मुंह बाय खड़ी है। लेकिन इससे दरअसल मुसलमानों का फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है, या वक्फ का भी एक खौफ था और उसे दूर करना भी जरूरी था? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान AIMIM के मुखिया, लोकसभा सांसद हैं और बाकायदा इन्होंने विधेयक की प्रति भी फाड़ दी थी संसद में, लोकसभा में। असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ हैं। ओवैसी साहब, आप कहते हैं ये गैर संवैधानिक है, तानाशाही कर रही है सरकार, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से पास हुआ ना ये विधेयक। तो लोकसभा में चर्चा हुई, 288 लोगों ने इसके पक्ष में वोट डाला, 232 विपक्ष में थे जिनमें आप भी थे, और राज्यसभा में 128 वो पक्ष में वोट डालते दिखे और मुखालफत की 95 ने। इससे बेहतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या हो सकती है? आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर्स। ओवैसी साहब, नहीं, हिटलर भी इलेक्शन जीत कर आया था और 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया। इंदिरा गांधी ने भी कानूनन इमरजेंसी लगाई और उसके बाद सब लोगों को बंद कर दिया। इस सरकार ने भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया है जो इस बात को बताता है कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म के मानने वाले अपने धर्म के स्थानों को अपने ही लोगों से चलाएंगे। दूसरे धर्म के लोग उनको दान दे सकते हैं, बाय यूसेज उनको फ़ायदा होगा और लिमिटेशन एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होगा। मुस्लिम धर्म के धर्म स्थानों को दूसरे नॉन मुस्लिम चलाएंगे, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके एनक्रोचर्स को फ़ायदा मालिक बनाएंगे और वक्फ बाय यूसेज वहाँ पर चलेगा, यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये ग्रेव वायलेशन है आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी का, एब्यूज ऑफ आर्बिट्री प्रोसेस का, आर्टिकल 15 का, 26 का और 29 का और फिर आर्टिकल 15 का। तो ये फ़र्क है। आप तो लाए हैं कानून, आपने बना दिया, मगर आपने इन तमाम भारत के फंडामेंटल राइट्स को उसको वायलेट करके आपने इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल बनाया है, इसलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। क्या आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं, उनको बरगला भी रहे हैं? और ये बात मेरी नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही कि अरे भाई ये तो कह रहे थे CAA कानून बना कि नागरिकता छीन लेंगे मुसलमानों की। बताइए एक भी मुसलमान जिसकी नागरिकता छीनी हो? ये सवाल पूछा था अमित शाह ने। वो कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 के बारे में कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार होगा, पर जम्मू कश्मीर में तो मुख्यमंत्री बन गए उमर अब्दुल्ला। आप डर पैदा कर रहे हैं और कुछ नई राजनीति चमका रहे हैं। तो आपके सवाल में 3-4 सवाल हैं। एक, उमर अब्दुल्ला की बात कह रहा हूं। उमर अब्दुल्ला एक शहर का भी मेयर कहलाना शर्मिंदगी होगी। उमर अब्दुल्ला अपने एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अमित शाह के स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं, तो आसाम में जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC हुआ, जिसमें से लाखों लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से 2.5 या 3 लाख मुसलमान के नाम भी नहीं आए, तो क्या हेमंत बिस्व शर्मा ने नहीं कहा कि जो नॉन मुस्लिम है हम उनको CAA से भारत की नागरिकता दे देंगे? और भारत में जिस दिन NPR NRC होगा आप देख लेंगे क्या तमाशा होने वाला है। अब आ जाइए इस बिल के ऊपर। जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हूं, संदीप साहब, जिस दिन लोकसभा में डिबेट और वोटिंग हो रही थी, उस दिन सरकार ने स्पीकर से परमिशन लेकर सेक्शन 80 के बाईपास करके स्पीकर ने इजाजत दी। एक 3D सेक्शन उन्होंने ऐड किया इस बिल में। वो 3D सेक्शन क्या कहता है
सुन लीजिए जरा एक मिनट। एनी डिक्लेरेशन और नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट or under any previous act in respect of waqf property shall be void if such property was protected monument or protected area under Ancient Monuments Act 1904 or the ASMR Act 1958। अब इस कानून से कल जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करेंगे संभल की मस्जिद वक्फ नहीं रहेगी, क्योंकि संभल की मस्जिद जो है वो एएसआई में प्रोटेक्टेड साइट है, दिसंबर 22, 1920 को, और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट में अप्लाई होता है। तो संभल की मस्जिद चलेगी ना वक्फ से। अब मैं झूठ बोल रहा हूं क्या बताइए? जितने इमाम बाड़े हैं लखनऊ में, हैदराबाद में, वो सब जो एएसआई के तहत है उसका रजिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाएगा। दरगाहें हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, उस दरगाह के मुतवल्ली नरेंद्र मोदी को अपना मुतवल्ली बनाकर इस बिल की तायीद में पूरा निकल गए थे और बड़ी उम्मीद थी। अब उन्हीं की दरगाह पर एएसआई बोलेगा कि तुम मुतवल्ली नहीं हो, ये हमारी प्रॉपर्टी है। मैं कहां डर फैला रहा हूं? मैं तो एक्ट को देखकर आपसे कह रहा हूं। अगर आप मुझे एक और मिनट की इजाजत दिए तो मैं आपको बता देता हूं कैसे वायलेशन हो रहा है। जी बताइए। राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 3 या 4 पेजेस में कहा कि वक्फ बाय यूजर इज एस्टैब्लिश्ड, इट इज एक्सेप्टेबल, और उन्होंने 8-10 चीजें बताई। अब आपने क्या कर दिया कि वक्फ बाय यूजर होगा अगर डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से नहीं होगा। भाई अगर मैं जो हिंदू धर्म में टेंपल बाय यूसेज, मड बाय यूसेज एक्सेप्टेबल है, तो अब दिल्ली में और पूरे देश में सच्चर कमेटी ने कहा कि खाली 586 प्रॉपर्टी जिक्र किया। अब कल मैं सरकार के पास जाऊंगा कि भाई ये मेरे प्रॉपर्टी है, मस्जिद है, मॉन्यूमेंट है, तो बोलेंगे नहीं, अब तो हमने इस तरह लॉ बनाया कि गवर्नमेंट है एएसआई, डेफिनेशन बढ़ा दिया गया, मैं वो प्रॉपर्टी लूज कर लिया। अब मैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, सरकार से मेरा झगड़ा है, मैं सरकार को जाकर कहूंगा कि मुझे दीजिए, तो सरकार बोलेगी कि हमने डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बनाया है, वो तय करेगा। क्या कोई अपने ही केस में जज होता है? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, आधी अधूरी तस्वीर ही पेश कर रहे हैं क्या? जी करिए, बात पूरी कीजिए। अरे हाँ, अरे मैं लूज कर गया। अब मैं वक्फ बोर्ड जाकर बोलेगा कि भाई इन लैंड ग्रैबर्स को, एनक्रोचर्स को निकालो, तो वो बोलेंगे भाई लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, हम 12 साल के बाद ओनर बन जाएंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने वो जो जू में जाकर जानवरों को देखे, वो जानवरों को नहीं देखे, वो जानवरों को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि ये मुसलमानों का मैं हाल करूंगा, इनको भी जू में लाके डालूंगा। और जो जू बनाया वो मुंबई में खोजा शिया बरादरी के यतीम खाने से 22 करोड़ में वक्फ प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते, एलियनेट नहीं होता, उन्होंने अपना आलीशान बंगला बना लिया। वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो एडवर्स पोजीशन में अब मालिक बन जाएगा। अब आप बताइए झूठ है या सच है? ये नहीं, आधी अधूरी तस्वीर ही पेश कर रहे हैं क्या आप? ओवैसी साहब, अब दूसरी तस्वीर भी आपके सामने पेश करता हूं। क्या वक्फ बोर्ड क्या दरअसल लैंड जिहाद करने का एक जरिया बन गया था? एक खौफ पैदा किया जा रहा था। वामसी कहता है 9,40,000 एकड़ की कुल मिलाकर वक्फ की संपत्तियां, जो रकबा है, इलाका है, वो है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं कि 1913 से 2023 तक 18 लाख एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन 2013 से 2025 इसमें 21 लाख एकड़ जमीन और जोड़ दी गई। कुल मिलाकर यह हो गई 39 लाख एकड़ जमीन। तो ये जमीन में इतना इजाफा कैसे हो रहा है? ये गोरख धंधा भी हो गया था? जवाब एक ही है जी। संदीप सुनिए, वामसी पोर्टल तो संदीप साहब नहीं चला रहे ना ओवैसी चला रहा है। वामसी पोर्टल है कंट्रोल में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, और इसी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि 95% ऑफ प्रॉपर्टीज हैव बीन डिजिटाइज्ड और वामसी पोर्टल पर आ गए। भाई ये मैं चला रहा हूं, ये आप और हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे वामसी पोर्टल को। वामसी पोर्टल तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज कंट्रोल कर रहा है। तो अमित शाह को अगर शिकायत है तो वो अपने मिनिस्टर हैं, वो पूछते हैं अपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कैसा हो रहा है। आप वैमसी पोर्टल बना रहे हैं, वैमसी पोर्टल पर आप मैनेज कर रहे हैं, और स्टेट वक्फ बोर्ड्स और लोग उसको आपके नॉर्म्स के लिहाज से उसको डाल रहे हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है?
आप ही तो क्रिएट किए ना उसको, आप शिकायत कर रहे हैं उसकी। संसदीय कार्य मंत्री देश को पागल बनाने की बात कर रहे किरण हैं। रिजिजू, जिन्होंने ये विधेयक भी पेश किया, वो 1970 के एक मामले का जिक्र करते हैं कि भाई सीजीओ कॉम्प्लेक्स पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। आपने एंटीलिया का जिक्र कर दिया, वो दावा आप लगातार नवंबर पिछले साल से करते आ रहे हैं। किरण रिजिजू का यह भी कहना है कि यूपीए सरकार ने 2013 का जो वो कानून बना था, उसके बाद 123 प्रॉपर्टीज डी नोटिफाई कर दी और वक्फ को दे दी। ये लैंड माफिया की तरह काम हो रहा है। तो न सुनिए संदीप साहब, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ कैसे होती है? सर्वे कमिश्नर जो कलेक्टर से बड़ा ऑफिसर होता है, सर्वे करता है, और जब वो ऑब्जेक्शन देता है और सेटिस्फाई होने के बाद वो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखता है। चीफ सेक्रेटरी एक गजेट नोटिफिकेशन इशू करते हैं। ये मैं नहीं करता हूं। जब चीफ सेक्रेटरी गजेट नोटिफिकेशन इशू कर दिए, वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। नंबर 1, 1970 का इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर का लेटर है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन तमाम प्रॉपर्टीज को दो, और उसके बाद उन्हीं के कार्यकाल में फिर 80s में प्रधानमंत्री ऑफिस की तमाम मंत्रालयों से मीटिंग और कहा कि इसको दो। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के ये वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, इनके हवाले करो। उसकी कीमत 2007 में मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की थी। आज आपने क्या कर दिया उसको? और उससे 1954 वक्फ एक्ट से पहले एक और कानून था, उससे पहले अंग्रेजों के से पहले वो इतने पूरी प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं बाय यूसेज। तो आपने अपने कब्जे को मनवाने के लिए, जो आप एनक्रोचर हैं, आपने कह दिया कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा, जो आपका अपॉइंटी होगा। आपने वक्फ बाय यूज निकाल दिया, आपने एडवर्स पोजेशन को लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया। तो किरण रिजिजू झूठ क्यों बोल रहे हैं? पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद है संदीप साहब, वो भी 123 प्रॉपर्टीज में, क्या वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है? वो बताइए।